बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ पॉइंट नंबर 125। एक्सरसाइज के दौरान एक पेशेंट को थका हुआ महसूस होता है क्योंकि उसका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है। जब एक्सरसाइज होती है ना तो जो टायर्डनेस वाली फीलिंग आती है वो हार्ट रेट ज़्यादा हो जाने की वजह से आती है। टायर्डनेस फीलिंग आती है हार्ट रेट ज़्यादा हो जाने की वजह से। पल्मनरी और स्केलेटन कैपिलरीज़ के अंदर जो बात कॉमन है, दोनों के अंदर प्रोटीन की फिल्ट्रेशन होती है। पल्मनरी कैपिलरीज़ के अंदर भी प्रोटीन फ़िल्टर होती हैं और स्केलेटन कैपिलरीज़ के अंदर भी प्रोटीन्स फ़िल्टर होती हैं। लीवर जो होता है उसकी लीस्ट इफेक्ट होता है जब ब्लड सप्लाई स्टॉप होती है, क्योंकि लीवर की डुअल ब्लड सप्लाई होती है। तो लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि लीस्ट इफेक्ट होता है जब ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है। बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं जब डिक्रीज कैरोटिड और एओर्टिक आर्च के अंदर जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं जब ऑक्सीजन के लेवल कम होंगे। हाइपोक्सिया में बैरो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाते हैं, कैरोटिड और एओर्टिक बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब ऑक्सीजन कम होती है। अब जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ये फास्ट न्यूरल मैकेनिज्म होता है, ये हमारी मिनट टू मिनट रेगुलेशन करते हैं आर्टीरियल ब्लड प्रेशर की। इमीडिएट रिस्पांस होता है। दो तरह से बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, एक कैरोटिड साइनस के अंदर होते हैं और एक एओर्टिक आर्च के अंदर होते हैं। जो कैरोटिड साइनस के अंदर होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं चाहे आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ कर रहा हो चाहे डिक्रीज़ कर रहा हो। जो कैरोटिड साइनस के अंदर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ना वो कॉमन कैरोटिड आर्टरी की जहाँ पे बाइफर्केशन होती है वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो एओर्टिक आर्च के अंदर जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर को रिस्पॉन्ड करते हैं। इनको एओर्टिक नर्व जो है सप्लाई करती है। एओर्टिक आर्च के अंदर जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं और जो एओर्टिक नर्व होती है वो वेगस नर्व के साथ एक क्रेनियल नर्व 10 के साथ कंबाइन कर जाती है। अब जो कैरोटिड साइनस के अंदर बैरो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इंक्रीज या डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, जो इंक्रीज या डिक्रीज आर्टीरियल प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं, ये कॉमन कैरोटिड आर्टरी की बाइफर्केशन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। इनको क्रेनियल नर्व 9 ग्लॉसोफेंजियल नर्व 9 सप्लाई करती है। जब आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कम होता है तो इनकी न्यूरोनल एक्टिविटी भी कैरोटिड साइनस के नर्व के अंदर कम हो जाती है। अब जो बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स में क्या होगा कि जब आपका आर्टीरियल प्रेशर कम हुआ तो जो कैरोटिड साइनस की वॉल्स तो उनका स्ट्रेच भी कम हो जाएगा। आर्टीरियल प्रेशर कम हुआ, कैरोटिड साइनस वॉल्स के अंदर स्ट्रेच कम हो गया तो फायरिंग जो होती है कैरोटिड साइनस नर्व की या हेयरिंग नर्व की या फिर जो आपकी ग्लॉसोफेंजियल नर्व की ब्रांच होती है उसकी फायरिंग भी कम हो जाती है। आर्टीरियल प्रेशर कम होगा, स्ट्रेच कम होगा, फायरिंग भी कम होगी। अब जाएगी आपके ब्रेन स्टेम के अंदर वेजोमोटर सेंटर को इन्फॉर्मेशन कि आपका जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो 100 से कम है, ठीक है। तो उसकी वजह से आपका पैरासिम्पैथेटिक फ्लो का आउटफ्लो कम हो जाएगा, सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज़्यादा हो जाएगा। जब सिंपैथेटिक आउटफ्लो ज़्यादा होता है तो हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है। वेन्स की कंस्ट्रक्शन होती है तो वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है तो अल्टीमेटली कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाएगा। और आर्टरीज की कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और आर्टीरियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। अब बेसिकली बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स के अंदर ये होता है कि जब आपका प्रेशर कम होगा ना तो बैरोरिसेप्टर की फायरिंग भी कम होगी। जब बैरोरिसेप्टर की फायरिंग कम होगी तो आपके वेजोमोटर सेंटर ऑफ द ब्रेन स्टेम के अंदर सिग्नल्स जाते हैं कि आपका जो आर्टीरियल प्रेशर है ना वो कम है, क्योंकि बैरोरिसेप्टर्स फायर नहीं कर रहे हैं। तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को डाउन रेगुलेट करके सिंपैथेटिक को एक्टिवेट कर देते हैं और उससे क्या होता है, हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो जाती है, कार्डिक आउटपुट ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। वेन्स की कॉन्ट्रैक्शन से वीनस रिटर्न ज़्यादा होता है और आर्टरीज़ की वेजो कंस्ट्रिक्शन से टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है। और जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो अल्टीमेटली आर्टीरियल प्रेशर भी ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद दिया हुआ है कि एक्सरसाइज के दौरान जो ब्लड फ्लो होता है वो आपकी स्प्लैंकनिक सर्कुलेशन का या आपके किडनी का ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। एक्सरसाइज के दौरान हमारी किडनीज़ का ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है और स्प्लैंकनिक सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। एक्सरसाइज में टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी डिक्रीज़ कर रही थी और स्प्लैंकनिक ब्लड फ्लो सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ करता है और किडनी का ब्लड फ्लो भी डिक्रीज़ करता है। और एक्सरसाइज के में जो पेशेंट को जो ना वो फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आती है क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है एक्सरसाइज में, मैक्सिमम कार्डिक आउटपुट हो जाता है और मिनट वेंटिलेशन भी इंक्रीज़ कर जाती है। और एक्सरसाइज के दौरान जो हमारा हार्ट का ब्लड फ्लो होता है वो लोकल मेटाबोलाइट्स रेगुलेट कर रहे होते हैं। 130 में दिया है जो कंडक्शन पाथवे हार्ट का सल्कस टर्मिनालिस के ऊपर और क्रिस्टा टर्मिनालिस के ऊपर एसए नोड जो होता है ना वो सल्कस टर्मिनालिस या क्रिस्टा टर्मिनालिस के ऊपर लोकेटेड होता है। अब एक प्रेग्नेंट लेडी थी, वो हिल स्टेशन के ऊपर रह रही और टर्म के ऊपर प्रेजेंट किया है तो अल्ट्रासाउंड उसका नहीं हुआ। अल्ट्रासाउंड जब आपने किया उसने कोई एनॉमली स्कैन नहीं कराया हुआ था, तो एट बर्थ उसमें क्या प्रेजेंट हो सकता है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो सकता है। कोई एनॉमली स्कैन आपको अल्ट्रासाउंड के आपने कराया लेकिन कोई आपको एनॉमली नज़र नहीं आई है, ठीक है। लेकिन फिर भी बर्थ के ऊपर क्या एबनॉर्मलिटी हो सकती है, ठीक है, दैट इज़ पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। पीडीए हो सकता है, प्रीमेच्योरिटी की वजह से भी पीडीए होता है और हिल स्टेशन पे जो प्रेग्नेंट लेडीज़ रहती हैं उनके अंदर भी पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस डेवलप हो जाता है। जो डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो बर्थ के फ़ौरन बाद क्लोज कर जाता है और लिगामेंटम एट्रियोजम अगर होगा तो वो परसिस्ट करेगा।
अगर बहुत ज़्यादा अगर आप पानी पी लो, वाटर इंटॉक्सिकेशन की वजह से पल्स स्लो हो जाती है। 70% हमारी जो आर्टीरियल ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है वो एक्सट्रैक्ट होती है हार्ट या कार्डिक मसल से, ठीक है। 70% ऑफ ऑक्सीजन जो आर्टीरियल ब्लड के अंदर होती है वो एक्सट्रैक्ट हो जाती है हार्ट से या कार्डिक मसल से। मायोसिन की सब क्लास जो कि कार्डिक मसल्स के अंदर होती है वो अल्फ़ा और बीटा होती हैं। अल्फ़ा बीटा मायोसिन्स कार्डिक मसल्स के अंदर होती हैं। अब ईसीजी के ऊपर जो एट्रिया की डीपोलराइजेशन ख़त्म हो रही है और वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही है, तो ये पीआर सेगमेंट होता है। पीआर सेगमेंट वो सेगमेंट होता है इसमें कोई वेव नहीं आती है। जब आपकी एट्रिया की डीपोलराइजेशन ख़त्म हो जाती है, पी वेव एंड हो जाती है और आर वेव अभी स्टार्ट नहीं होती है, तो जो दरम्यान में एक सेगमेंट आता है वो हमारा पीआर सेगमेंट होता है और ये इसमें एट्रिया की डीपोलराइजेशन एंड हो रही है और वेंट्रिकल की डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही है, इसको बताता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है जो यूनिक प्रॉपर्टी है कार्डिक मसल्स की कि 80% ऑक्सीजन की कंजम्पशन करते हैं एट रेस्ट, ठीक है। रेस्ट की कंडीशन के अंदर हमारे जो कार्डिक मसल्स होते हैं वो 80% ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सरसाइज के दौरान एक पेशेंट को टायर्डनेस फील होती है क्योंकि हार्ट रेट ज़्यादा हो रहा होता है। जो पल्मोनरी आर्टरीज कैपिलरीज हैं और जो स्केलेटन कैपिलरीज हैं उनमें कॉमन बात यह है कि दोनों प्रोटीन की फिल्ट्रेशन करती हैं। लिवर जो होता है वो लीस्ट इफेक्ट होता है जब ब्लड सप्लाई स्टॉप हो जाती है। कैरोटिड और एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं जब ऑक्सीजन के लेवल कम होंगे। जब ऑक्सीजन कम होती है तो कैरोटिड और एओर्टिक बैरोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्सरसाइज में हमारे प्लैंकिंग सर्कुलेशन का ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है। एस नोट सल्कस टर्मिनालिस और क्रिस्टा टर्मिनालिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। ये कंडक्शन पाथवे का पार्ट है जो कि सल्कस टर्मिनालिस और क्रिस्टा टर्मिनालिस के ऊपर अवेलेबल है। अगर एक प्रेग्नेंट लेडी हिल स्टेशन के ऊपर रह रही है, टर्म के ऊपर प्रेजेंट कर रही है और कोई एनॉमली आपको नज़र नहीं आ रही है, स्टिल बर्थ के ऊपर जो है ना वो उसमें पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो सकता है, क्योंकि जो पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है वो हिल स्टेशन या फिर प्रीमेच्योरिटी के साथ एसोसिएटेड होता है। लिगामेंटम आर्टेरियोजम जो होता है वो ऑब्लिटरेट करके बाद में डक्टस आर्टेरियोसिस बाद में ऑब्लिटरेट करके लिगामेंटम आर्टेरियोजम बना देता है और बर्थ के फ़ौरन बाद ही क्लोज हो जाता है। वाटर की इंटॉक्सिकेशन की वजह से पल्स स्लो हो जाती है। 70% ऑक्सीजन हमारी आर्टीरियल ब्लड के अंदर एक्सट्रैक्ट होती है हार्ट या कार्डिक मसल से। मायोसिन की सब क्लास जो कार्डिक मसल्स के अंदर होती हैं, अल्फा और बीटा मायोसिन हमारी कार्डिक मसल्स के अंदर होती हैं। पीआर सेगमेंट शो करता है एंड ऑफ एट्रियल डीपोलराइजेशन से स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। कार्डिक मसल्स की यूनिक प्रॉपर्टी है कि 80% ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं रेस्ट की कंडीशन में। नाउ MCQ नंबर 138 के जगलोवीनस कर्व के ऊपर हमें वी वेव मिलती है जब ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है और एट्रिया की फिलिंग होती है। ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज है और एट्रिया की फिलिंग हो रही है तो JVP के ऊपर हमें वी वेव मिलती है। अब जो जगलोवीनस कर्व थी ना, हमने पढ़ा था इसके 5 चीज़ें होती हैं, इसके अंदर 3 कर्व्स होती हैं और 2 डिसेंट होते हैं। तो ए वेव होती है, सी वेव होती है, वी वेव होती है और वाई डिसेंट होता है और एक एक्स डिसेंट होता है। सबसे पहले जो ए वेव थी वो पीआर सेगमेंट को शो करती है और एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है, एट्रियल सिस्टोली को शो करती है और एट्रियल फिब्रिलेशन और माइट्रल स्टेनोसिस वाले पेशेंट्स के अंदर ए वेव एब्सेंट होती है और ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर जाइंट या लार्ज हो जाती है ए वेव। जो सी वेव थी वो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को शो करी थी, वो फर्स्ट हार्ट साउंड के साथ रिलेटेड होती है। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर सी वेव आती है, इसमें राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है और क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड वाल्व में भी सी वेव आती है। अच्छा, उसके बाद आती है वी वेव। जो वी वेव होती है वी वेव आती है जब ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है तो वी वेव आती है और फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर सी वेव आ रही थी। और जो एक्स डिसेंट होता है वो जब एट्रिया रिलैक्स करते हैं तो एक्स डिसेंट आता है और वाई डिसेंट जो होता है जब राइट एट्रियम एम्प्टी करता है राइट वेंट्रिकल के अंदर तो वाई डिसेंट आता है। और जो वाई डिसेंट होता है वो एब्सेंट होता है कार्डिक टेम्पोनार्ड के अंदर और प्रोमिनेंट होता है कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर। कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर वाई डिसेंट जो होता है प्रोमिनेंट हो जाता है और वाई डिसेंट एब्सेंट होता है कार्डिक टेम्पोनार्ड में। जो व्हीटस्टोन ब्रिज होता है इसको कार्डिक आउटपुट को मुहैया करने के लिए हम यूज़ करते हैं और कार्डिक आउटपुट को मुहैया करने के लिए जो हम डाइल्यूशन मेथड के अंदर यूज़ कर रहे थे दैट इज़ कार्डियो ग्रीन डाई को यूज़ किया जाता है। एओर्टा के अंदर कैथेटर को डाला जाता है और कार्डिक आउटपुट को मुहैया किया जाता है। अगर तो डायमीटर ऑफ द वेसल हाफ हो जाएगा तो जो रेजिस्टेंस होती है वो 16 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। लैमिनर टू टर्बुलेंट फ्लो लेंथ से इफेक्ट नहीं होता है। लैमिनर टू टर्बुलेंट फ्लो लेंथ से इफेक्ट नहीं होता है। जो एल्वुलर प्रेशर होता है ना और जो सरफेस टेंशन है और रेडियस है, इनका जो रिलेशन होता है उसको हम लैप्लेस लॉ कहते हैं। लैप्लेस लॉ के अंदर हम एल्वुला के प्रेशर को, सरफेस टेंशन को और रेडियस को लेते हैं। और एक पेशेंट था इमरजेंसी के अंदर आया है, उसका हार्ट रेट ज़्यादा हुआ है, सिंकिंग ऑफ हार्ट हो रही है, पेल क्लैमी स्किन है, तो ECG के ऊपर यू वेव आ रही है। जो यू वेव ECG के ऊपर आती है एक तो ये कि डिलेड रीपोलराइजेशन को शो करती है ब्रकेंजी सिस्टम की या पैपिलरी मसल्स की, और हाइपोकैलीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर भी यू वेव आती है। जब पोटाशियम के लेवल्स कम हो जाते हैं तो भी यू वेव आती है।
एक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, पेशेंट का ब्लड लॉस हुआ, जीएफआर भी डिक्रीज़ कर गया, तो क्या होगा, उसका आर्टीरियल फ्लो भी डिक्रीज़ कर जाएगा। जब आर्टीरियल फ्लो डिक्रीज़ करता है तो उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज़ कर जाता है ब्लड लॉस वाले पेशेंट्स में। एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है जब वेंट्रिकुलर का प्रेशर जो होता है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाता है, और जो मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर होता है वो 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। एओर्टिक वाल्व ओपन होता है जब 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा प्रेशर होगा, और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाता है जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा हो जाता है। टर्बुलेंस ब्लड फ्लो के अंदर ज़्यादा हो जाती है जब डायमीटर ज़्यादा होता है। ठीक है, टर्बुलेंस जो होती है ना, डिपेंड करती है डायमीटर के ऊपर। जितना ज़्यादा वेसल्स का डायमीटर होगा उतनी ज़्यादा उसके अंदर टर्बुलेंस होगी। टर्बुलेंस इंक्रीज़ कर जाती है जब ब्लड वेसल का डायमीटर इंक्रीज़ करता है। अब कौन सी ऐसी हार्ट साउंड होती है जो हमें लेफ्ट पैरास्टर्नल थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर मिलती है? ठीक है, लेफ्ट साइड पे थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के अंदर हमें एओर्टिक एरिया की हार्ट साउंड मिलती है। उसके बाद एक्सरसाइज के दौरान जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो ब्रोंको डायलेशन कराती है, हमारे ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कर देती है। एक्सरसाइज में जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है वो ब्रोंको डायलेशन कराती है। एक इस्कीमिक पेशेंट था, 8 आवर्स हो गए उसको हॉस्पिटल पहुंचने में, और जो ऑर्गन्स लीस्ट लाइकली अफेक्टेड होते हैं इस्कीमिक पेशेंट्स के अंदर, दैट आर द स्केलेटन मसल्स। ठीक है, स्केलेटन मसल्स जो होते हैं ना वो सबसे कम अफेक्ट होते हैं इस्कीमिक पेशेंट्स के अंदर। हार्ट रेट जो होता है ना वो अफेक्ट करता है डायस्टोली को ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू द सिस्टली। तो हार्ट रेट का जो होता है ना डायस्टोली के ऊपर ज़्यादा अफेक्ट होता है। अब एक पेशेंट था, उसकी ईसीजी के ऊपर हमें 2 पी वेव्स नज़र आ रही हैं और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, तो ये मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक होगा। अब हार्ट ब्लॉक जो होते हैं ना वो 3 तरह के होते हैं। एक होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एंड थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक। जो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होते हैं इसमें कोई मिस बीट नहीं होती है, लेकिन आपका जो पीआर इंटरवल होता है 0.20 मिली सेकेंड से या फिर 0.200 मिली सेकेंड से ज़्यादा हो जाता है। पीआर इंटरवल आपका प्रोलॉन्ग कर रहा होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर, लेकिन कोई मिस बीट नहीं होती है। जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है ना, इसके अंदर ये 2 तरह के होते हैं, एक मोबिट्स टाइप 1, मोबिट्स टाइप 2। जो मोबिट्स टाइप 1 होता है उसको हम वेंकी बैग फिनोमेना भी कहते हैं। इसके अंदर प्रोग्रेसिव लेंथनिंग होती है पीआर इंटरवल की, और उसके बाद ड्रॉप बीट आती है। और जो मोबिट्स टाइप 2 होता है इसके अंदर प्रोग्रेसिव लेंथनिंग नहीं होती है पीआर इंटरवल की, सिर्फ ड्रॉप बीट आती है कि आपको 3:1 या 2:1 P2 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की रेशियो मिलेगी कि 2-3 पी वेव्स के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा होगा। मोबिट्स टाइप 2 के अंदर आपकी जो एवी नोडल कंडक्शन होती है वो डिले हो जाती है। वेंट्रिकल्स बीट स्लोअर रेट के ऊपर वेंट्रिकल बीट करते हैं एज़ कम्पेयर टू द एट्रिया। ठीक है, वेंट्रिकल्स के जो रेट होता है ना वो कम हो जाते हैं एट्रिया से, क्योंकि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कम आ रहे हैं। जो वेंट्रिकल्स रेट को शो करते हैं, पी वेव आ रही होती है तो वो एट्रिया की रेट को शो करती है। ठीक है, तो ड्रॉप बीट्स का मतलब होता है कि कुछ इंपल्सेस जो एट्रिया की हैं वो आपकी वेंट्रिकल्स तक कंडक्ट नहीं हो सकी हैं। ठीक है, तो एट्रिया का रेट जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है वेंट्रिकुलर रेट से सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर। जो सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक का जो टाइप 2 मोबिट्स टाइप 2 होता है ना वो ट्रांसफॉर्म कर सकता है थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर, और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक कहते हैं। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर एक तो ईसीजी के ऊपर हमें एट्रिया की रीपोलराइजेशन भी शो होना स्टार्ट हो जाती है। नॉर्मल हमें एट्रियल रीपोलराइजेशन ईसीजी के ऊपर शो नहीं होती है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन से मास्क हो जाती है। लेकिन थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर एट्रिया की रीपोलराइजेशन ईसीजी के ऊपर नजर आना स्टार्ट हो जाती है। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के अंदर होता है कि कोई कंडक्शन नहीं होती है आपके एवी नोड के थ्रू, एवी बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। एट्रिया और वेंट्रिकल जो होते हैं इंडिपेंडेंटली बीट कर रहे होते हैं। पी वेव का क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। पी वेव भी प्रेजेंट होगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होगा, लेकिन आपस में उनका कोई लिंक नहीं होगा। एट्रिया का रेट वेंट्रिकल के रेट से ज़्यादा ही होता है। और थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर हम पेस मेकर राइट वेंट्रिकल के अंदर प्लेस करते हैं। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक के अंदर हमें कैनन ए वेव्स मिलती हैं, और जो नेक की वेव्स होती हैं वो लार्ज वॉल्यूम पल्स आपको मिलती है। नेक के अंदर जो है आपको कैनन ए वेव्स मिलती हैं जिसको हम लार्ज वॉल्यूम पल्स भी कहते हैं। और अब आ जाता है, इसे हम रिवाइज कर लेते हैं कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व का अगर क्लोज होगा और एट्रिया की फिलिंग होगी तो जेवीपी के ऊपर हमें वी वेव नज़र आती है। ठीक है, वीटी से याद रख लें कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होगा तो हमें वी वेव नज़र आएगी। ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होगा तो हमें वी वेव नज़र आती है जेवीपी के ऊपर। जो सी वेव थी वो फर्स्ट हार्ट साउंड के अंदर आ रही थी, और जो ए वेव थी वो एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर, माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर एब्सेंट होती है और लार्ज हो जाती है ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस के अंदर। व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ किया जाता है कार्डिक आउटपुट को मेजर करने के लिए। अगर तो किसी वेसल का डायमीटर हाफ हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस 16 टाइम ज़्यादा हो जाती है। लैमिनर टू टर्बुलेंट फ्लो जो होता है वो लेंथ से इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जो टर्बुलेंट फ्लो था वो डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि जिस वेसल का जितना डायमीटर होता है उतनी ज़्यादा टर्बुलेंस के चांसेस होते हैं। अब एल्वुलर प्रेशर, सरफेस टेंशन और रेडियस के दरम्यान में जो रिलेशन है दैट इज़ लैपलेस लॉ। टेकीकार्डिया, अगर सिंकिंग ऑफ हार्ट हो रही है, साथ पेशेंट को यू वेव आ रही है, तो यू वेव जो होती है हाइपोकैलीमिया को शो करती है, और यू वेव तब भी हमें मिलती है जब डिलेड रीपोलराइजेशन होती है आपके परकिंजे सिस्टम की या फिर पैपिलरी मसल्स की। अब एक पेशेंट था, अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो जीएफआर डिक्रीज कर जाता है क्योंकि आपकी आर्टीरियोलर
ब्लड फ्लो जो होता है वो डिक्रीज़ कर रहा होता है। आर्टीरियल ब्लड फ्लो डिक्रीज़ करेगा, आर्टरीज में ब्लड फ्लो डिक्रीज़ करने की वजह से जीएफआर भी डिक्रीज़ कर जाता है। एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है जब वेंट्रिकल्स का प्रेशर या लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो जाता है, और पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाता है जब राइट वेंट्रिकल का प्रेशर 8 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ज़्यादा हो जाता है। टर्बुलेंस जो होती है इंक्रीज़ कर जाती है जब डायमीटर ब्लड वेसल्स का इंक्रीज़ कर जाता है। जो हार्ट साउंड हमें लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर मिलती है, दैट इज़ एओर्टिक। एओर्टिक हमें जो होती है लेफ्ट थर्ड इंटरकॉस्टल स्पेस के ऊपर हार्ट साउंड मिलती है। एक्सरसाइज में सिम्पैथेटिक एक्टिविटी ब्रोंको डायलेशन कराती है, और एक पेशेंट है उसको स्कीमिया हुआ है तो स्केलेटल मसल्स लीस्ट अफेक्टेड होते हैं स्कीमिक पेशेंट्स के अंदर। हार्ट रेट जो होता है वो डायस्टली को ज़्यादा अफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू द सिस्टली। ईसीजी के ऊपर अगर आपको 2 पी वेव्स नज़र आ रही हैं और एक यूआरएस कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, मतलब 2:1 है, तो ये इसमें ड्रॉप बीट आ रही है। और जो एवी नोडल डिले है तो ये मोबिट्स टाइप 2 हार्ट ब्लॉक है। नेक्स्ट यह है कि जो सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है हार्ट की, उसकी वजह से आपका एवी नोडल डिले डिक्रीज़ कर जाता है, क्योंकि सिम्पैथेटिक एक्टिविटी आपके हार्ट रेट को ज़्यादा करती है, तो एवी नोडल डिले को कम करेगी और एवी कंडक्शन को ज़्यादा करती है। टाइप 2 हार्ट ब्लॉक के अंदर वेंट्रिकुलर रेट स्लोअर हो जाता है एट्रियल रेट से। जब टाइप 2 हार्ट ब्लॉक होते हैं ना तो एट्रियल रेट ज़्यादा हो जाता है वेंट्रिकुलर रेट से। सडन जब राइज होता है पल्स प्रेशर के अंदर तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। जो पल्स प्रेशर होता है वो डायरेक्ट मेजर होता है स्ट्रोक वॉल्यूम का, तो पल्स प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रोक वॉल्यूम से। जब पल्स प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। अब एक पेशेंट है वो अनकॉन्शियस था 30 मिनट से, एक्सीडेंट के बाद इमरजेंसी के अंदर आया, उसकी पेल कोल्ड क्लैमी स्किन है, रैपिड पल्स है, 30 पल्स है, मीन आर्टीरियल प्रेशर उसका 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से भी कम है, और ऑक्सीजन भी जो है ना उसकी वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से कम है। तो जो रैपिड रिस्पॉन्स होता है दैट इज सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स होता है वो रैपिड रिस्पॉन्स होता है, मोस्ट पोटेंट रिस्पॉन्स होता है, और जब आपका मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 से कम हो जाएगा तो सीएनएस इस्कीमिक रिस्पॉन्स जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। फास्टेस्ट कंडक्शन परकिंजे फाइबर्स की होती है, क्योंकि इसके अंदर एक तो मायोफिब्रिल्स कम होते हैं और दूसरा इसका वाइड डायमीटर होता है, जिसकी वजह से फास्टेस्ट कंडक्शन होती है परकिंजे फाइबर्स की। स्पीड ऑफ कंडक्शन परकिंजे फाइबर्स की सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो स्पीड ऑफ रेट होता है ना वो परकिंजे फाइबर्स का सबसे कम होगा। कि अगर पेस मेकर परकिंजे फाइबर्स के अंदर होगा तो हार्ट रेट 20 से 25 होता है पेशेंट का। स्पीड ऑफ रेट जो होता है वो सबसे ज़्यादा एसए नोड का होता है, ठीक है, एवी नोड का होता है, फिर परकिंजे फाइबर्स का। और जो स्पीड ऑफ कंडक्शन होती है वो सबसे ज़्यादा परकिंजे फाइबर्स की होती है, फिर बंडल ऑफ हिस की होती है, देन एट्रिया की, वेंट्रिकल्स की, एसए नोड की, और फिर एवी नोड की। एवी नोड की जो कंडक्शन होती है ना सबसे स्लोएस्ट होती है, एवी नोड सबसे स्लोएस्ट होता है, परकिंजे फाइबर सबसे फास्टेस्ट होते हैं। जो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट होता है वो स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल सेल्स होते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अफेक्ट करता है हमारे एवी नोडल डिले को डिक्रीज़ कर देता है। जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना उसने कंडक्शन को ज़्यादा करना होता है एवी नोड से, तो इसलिए वो एवी नोडल डिले को डिक्रीज़ कर देगा। और जो पैरासिम्पैथेटिक होती है वो कंडक्शन को डिक्रीज़ करती है और एवी नोडल डिले को ज़्यादा कर देती है। एसए नोड के अंदर जो फेज़ 4 होता है वो एंट्री ऑफ सोडियम की वजह से होता है। इसकी पेस मेकर एक्टिविटी भी सोडियम की वजह से होती है। और जो एसए नोड होता है फेज़ 4 के अंदर आईएफ करंट्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि सोडियम आईएफ करंट्स होते हैं, जिसकी वजह से एसए नोड का फेज़ 4 आता है। जो पेस मेकर एक्टिविटी होती है एसए नोड की वो भी सोडियम चैनल्स की वजह से होती है, और जो सोडियम चैनल्स की वजह से इसकी पेस मेकर एक्टिविटी होती है। और ऐसे नोड जो कि फेज़ 4 के अंदर सोडियम की एंट्री होती है। और जो कार्डिक मसल्स होते हैं ना उनके एक्शन पोटेंशियल के अंदर भी सोडियम चैनल्स की वजह से ही एक्शन पोटेंशियल आते हैं, लेकिन जो हमारा एक्शन पोटेंशियल पेस मेकर का होता है वो कैल्शियम चैनल्स की वजह से आता है, ठीक है। एसए नोड का जो है ना एसए नोड की पेस मेकर एक्टिविटी है सोडियम चैनल्स की वजह से, लेकिन जो पेस मेकर जो होते हैं उनका एक्शन पोटेंशियल आता है कैल्शियम चैनल्स की वजह से, क्योंकि जो पेस मेकर हमने पढ़े थे इसका फेज़ 0 होता है, इसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है, और जो फेज़ 3 था उसमें कैल्शियम चैनल इनएक्टिवेट हो रहे थे। और फेज़ 4 के अंदर सोडियम की एंट्री होती है, तो जैसे नोड का फेज़ 4 होता है उसके अंदर सोडियम की एंट्री होती है। और जो कार्डिक मसल्स होते हैं उनके अंदर जो डीपोलराइजेशन होती है फेज़ 1 होता है उसके अंदर सोडियम चैनल्स ओपन होते हैं, तो एक्शन पोटेंशियल कार्डिक मसल्स का सोडियम चैनल्स की वजह से होता है। सार्कोमेयर 2 जी लाइंस के दरमियान में होता है। अब एक ओबीस पेशेंट था, उसने टाइट कॉलर पहना हुआ था और उसको टाइटनेस फील हो रही थी कॉलर के अंदर, उसके बाद वो फेंट हो गया, और जब उसने हेड को टर्न किया तो एकदम से वो फेड हो गया। फेंट क्यों हुआ? क्योंकि उसके वीनस कॉम्प्लेक्स इंक्रीज कर गई थी। अब टाइट कॉलर की वजह से क्या हुआ, उसकी कैरोटिड साइनस के ऊपर प्रेशर आया। जब कैरोटिड साइनस के ऊपर प्रेशर आया तो उसकी जो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी थी वो ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से उसका हार्ट रेट डिक्रीज़ हो गया, ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ हो गया और वेजोडाइलेशन हो गई, बीपी भी डिक्रीज़ कर गया, उसका हार्ट रेट भी डिक्रीज़ कर गया और वेसल्स डायलेट कर जाती हैं, और तो उसकी ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम मिली उसको, और उसकी सिनके भी डेवलप हो गई, और वेजोडाइलेशन की वजह से उसकी वेंस की कंप्लाइंस इंक्रीज़ कर गई थी, जिसकी वजह से उस पेशेंट की जो है वो पेशेंट जो है ना वो फेंट हो गया। अब हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो हार्ट के ऊपर सिम्पैथेटिक एक्टिविटी होती है, कि जो हार्ट होता है ना सिम्पैथेटिक सिस्टम एवी नोडल डिले करता है, ठीक है, मतलब कि कंडक्शन को स्लो कर देता है, जो सिम्पैथेटिक कंडक्शन को फास्ट कर देता है,
और AV नोडल डिले को डिक्रीज़ कर देता है, कि डिले को कम करेगा और कंडक्शन को ज़्यादा कर देगा। जो टाइप 2 हार्ट ब्लॉक होता है उसके अंदर वेंट्रिकुलर रेट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एट्रिया के रेट से, ठीक है। वेंट्रिकुलर रेट जो होता है वो स्लोअर होता है, सॉरी, एट्रिया के रेट से, ठीक है। वेंट्रिकुलर रेट अगर एट्रिया से 2 पल्सेस आ रही हैं, 2 इम्पल्सेस आ रही हैं, तो वेंट्रिकल से 1 आएगी, ठीक है। तो जो वेंट्रिकुलर रेट होता है वो स्लो हो जाता है एट्रिया के रेट से। सडन राइज होता है पल्स प्रेशर के अंदर स्ट्रोक वॉल्यूम में। स्ट्रोक वॉल्यूम जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पल्स प्रेशर के, तो पल्स प्रेशर ज़्यादा होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी ज़्यादा हो जाएगा। अगर तो मीन आर्टीरियल प्रेशर 60 मिलीमीटर मर्करी से कम हो जाएगा तो सीनस इस्केमिक रिस्पॉन्स आपका एक्टिवेट हो जाता है। और फास्ट कंडक्शन जो होती है वो परकिंजे फाइबर्स के अंदर होती है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट जो होते हैं स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल सेल्स होते हैं। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम AV नोडल डिले को डिक्रीज़ कर देता है। SA नोड के फेज़ 4 के अंदर सोडियम की एंट्री होती है और SA नोड पेस मेकर के तौर पे काम करता है क्योंकि उसके सोडियम चैनल्स होते हैं। जो सार्कोमेयर होता है वो 2 Z लाइन्स के दरमियान में प्रेजेंट होता है। अब एक पेशेंट ने टाइट कॉलर पहना हुआ था, जब उसने हेड को टिल्ट किया तो वो फेंट हो गया। वो फेंट इसलिए हो गया जब कैरोटिड साइनस के ऊपर प्रेशर पड़ा तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो गई, ठीक है। कैरोटिड साइनस हमारे बेसिकली बैरोसेप्टर्स होते हैं कैरोटिड साइनस के अंदर, तो पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी उसके ऊपर प्रेशर पड़ने की वजह से। तो पेशेंट को क्या हुई, एक तो वेसल्स डायलेट कर गई जिसकी वजह से वेन्स की कंप्लायंस ज़्यादा हो गई, साथ उसका हार्ट रेट भी डिक्रीज़ कर गया और उसका ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज़ कर गया। और अब ब्रेन को जब ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो पेशेंट सिनकोपी में चला गया और वेजोडाइलेशन की वजह से क्या हुआ, वेन्स की कंप्लायंस ज़्यादा हो गई और इसकी वजह से उसको जो है पेशेंट को सिनकोपी डेवलप हो गई है।